हेलो। हेलो। मुझे डर था इसलिए। हेलो। हेलो। जी। और एक बात चर्चा किए थे वहां पर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम बोले थे कि किसी भी पदार्थ में क्या होता है, आवेश होता है। थोड़ा सा एक चीज हम बोल दें, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। जैसे हम बोले थे कि अगर दो पदार्थ एक दूसरे पदार्थ पे रगड़ा जाता है या घर्षण होता है, तो दोनों पदार्थ में सबसे पहले क्या होता है, जितना ये आपको बोले धन आवेश और ऋण आवेश होता है। कोई भी सामान्य अवस्था में किसी पदार्थ पर समान आवेश का मतलब जितना धन आवेश होता है उतना ऋण आवेश होता है। जब ये दोनों बराबर होता है, धन आवेश और ऋण आवेश इसमें, या प्लस माइनस इसमें, तभी इसमें से इलेक्ट्रॉन या आवेश किसी भी पदार्थ में नहीं जाता है। नहीं जाने का मतलब क्या हुआ, इस पर इसको उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। और यानी न्यूट्रल बोल सकते हैं ना आप, न्यूट्रल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल बोल सकते हैं। ठीक। यानी अगर सबसे पहले आवेश की बात किए, तो सबसे पहले आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आप लोगों को पता है कि आवेश के बारे में किसने पता लगाया? आवेश कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में किसने पता लगा, पूछा जाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, और आवेश के बारे में कौन पता लगाए? पता है? बोल सकते हैं? किसी को याद है? आवेश के बारे में किसने पता लगाया? एक मिनट, क्लास में ज्वाइन बहुत कम लोग हुए हैं, पता है नोटिफिकेशन लगता है कि नहीं गया है। आवेश के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन से आप पता लगाए। थेल्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता लगाए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आवेश के प्रकार, क्योंकि सारा कहानी आपका आवेश पर चलेगा। ये आवेश क्या होता है, कहाँ से आता है, ये भी चर्चा हम करेंगे। पहले स्टार्टिंग में हम लोगों को कुछ ना कुछ याद रखना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है, भूमिका बनानी पड़ती है। ठीक है ना? और धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो सब कुछ आपको समझ में आने रहेगा। ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। ये यूएसए के वैज्ञानिक है, यूएसए मतलब अमेरिका के। और जिस तरह से पूरे ऑल इंडिया में हम लोग महान व्यक्ति मानते हैं महात्मा गांधी को, उनसे भी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है अमेरिका में इस महान साइंटिस्ट को। किसको? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब को। आप जो अमेरिका के डॉलर देखते हैं ना, जिसपे जो फोटो देखे होंगे गौर से, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा, ये इसी महान व्यक्ति के लगे होते हैं। किसके? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब के। ठीक है, ये भी जिसे भारत को आज़ाद कराने में भूमिका रही है महात्मा गांधी की, वही भूमिका रही है बेंजामिन फ्रैंकलिन की। ठीक है, इन्होंने इन्होंने दुनिया और देश को बहुत कुछ दिए। अभी देखिए, पहले शुरुआत हो रहा है कि आवेश के बारे में सबसे पहले पता किसने लगाए? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। किसने लगाया? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। उन्होंने कहा कि एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। दूसरी बात, इसके प्रॉपर्टी यानी लक्षण के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया कि जब धन आवेश और ऋण आवेश, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, और जब समान आवेश होगा, सेम चार्ज होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल मतलब प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा? ये आकर्षण करेगा।
और ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ठीक है, समान आवेश प्रतिकर्षण और समान आवेश आकर्षण करेगा। ये चार्ज क्या करता है, क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए, चार्ज ही है जो एक स्थान से दूसरे स्थान जब ट्रेवल करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, तो विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को क्या बोलते, विद्युत धारा बोलते। लेकिन ये आवेश एक बार इसमें से अगले जगह चला गया तब नहीं बोलते, लगातार आवेश के सतत प्रवाह को बोलते। कहाँ प्रवाह करेगा, कहाँ से जाएगा, इन सारी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। पहले कुछ देख लेते हैं। इसी आवेश की वजह से पदार्थ का द्रव्यमान भी समझा जाता है। कर आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न एवं महसूस किए जाते हैं। उत्पन्न एवं महसूस किए जाते हैं। समझ रहे मेरी बात को? चार्ज इज द दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यू टू which electric and magnetic effect can be generated and left the substance। कह रहा है कि जब आवेश या तो उसमें आता है किसी पदार्थ में या जाता है, तब वहां विद्युतीय महसूस किए जाते हैं, चुंबकीय गुण भी महसूस किए जाते हैं। ये बात हम चुंबक में पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। हमने क्या कहा, अगर दो पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, तो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान से जाता है। या हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज बैटरी लगाते हैं ना, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही ना बह रहा है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है तो कौन प्रवाहित, कौन करेगा, ऋण आवेश ही करेगा। ठीक है, अब चर्चा करेंगे आगे। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। थोड़ा समझा देते हैं कि विद्युत आवेश को सूचित करते हैं। विद्युत आवेश को किससे सूचित करते हैं पता है? विद्युत आवेश को सूचित करते हैं Q से। आवेश की मात्रा, कितना आवेश है उसकी क्वांटिटी यानी मात्रा को सूचित करते हैं Q से, और मापते हैं किसमें, कूलॉम में। याद रखिएगा, जितनी चीजें बेसिक है ना, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं। यही सारी चीजें आपको जब आगे बढ़ेंगे तो हर बार आएगा। समझ रहे मेरी बात को, क्लियर? कह रहा है कि आवेश की मात्रा को क्या Q से सूचित करते हैं, जिसको आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं, और चार्ज को मापते हैं किसमें, कूलॉम में। जैसे दूध मिल्क होता है ना, M से सूचित करोगे, मापते हो किसमें, लीटर में। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक बात तो समझिएगा। ये अब एक बात थोड़ा सा याद रखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता किसने लगाए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने लगाए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ही बताए थे कि एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। ठीक है, एक लाइन दिया गया था, आपको क्या याद रखना है, आवेश दो प्रकार के, इसके बारे में खोज किसने किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। किसने किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। ठीक है, ये अब ये आवेश कहाँ होता है, कैसे होता है, कौन कौन सा बात पे निर्भर करता है, इस सारी बातों को हम देखेंगे। ये कहानी था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर विद्युत, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकता है, जिसका केवल आप क्या कर सकते हो, एक प्रैक्टिकल देख सकते हो, एक खेल देख सकते हो, उसमें बल्ब नहीं जला सकते, मोबाइल चार्ज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का आपके जीवन में कोई ज्यादा रोल नहीं है, कुछ भी रोल नहीं है, कुछ भी रोल नहीं है, उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन दुनिया में जो क्रांतिकारी लाई और पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग पढ़ते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है, गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत यानी डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहली बात तो वैसा विद्युत जो गति के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है,
और एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। हर जगह मोमेंट ही मोमेंट है, बिना मोमेंट की कहानी नहीं है। कैसे कैसे? तो सबसे पहले ये बात समझ जाइए कि वैसे विद्युत, जिस विद्युत को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं उसे डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी गतिशील विद्युत कहते हैं। गतिशील का मतलब गति करेगा तभी तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। समझ रहे? जैसे आज हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, आप जो बल्ब में, आप पंखा में बैठे हुए हैं या मोबाइल चार्ज की टीवी चल रही है, वो आपके घर में पैदा नहीं हुआ है, आपके घर से बहुत दूर पैदा होता है। वो अलग बात है, किसी के घर के आसपास पावर प्लांट होगा तो वो भी होगा तो थोड़ा 5 किलोमीटर दूर होगा घर से, तो यानी वहां से बिजली आपके घर तक आ रही है तो गति करती है तब ना आ रही है जी। और दुनिया का जो क्रांतिकारी फैसला है और जो आया वो गतिशील विद्युत है, यानी बहुत दूर से हम लोग लाते हैं, पैदा होता है कहीं और, वहां से पहुंचता है, फिर आपके गांव मोहल्ले टोला में जाता है। गतिशील विद्युत एक लाइन में कहें वैसा विद्युत जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गतिशील विद्युत कहते हैं। गतिशील विद्युत वैसे विद्युत जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गतिशील विद्युत कहते हैं। आराम आराम से देखिए और चीजों को अभी से सीखते चलेंगे, ठीक? और वहां पर जाने के बाद जब आगे हम लोग चलते हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ भाई दिक्कत हो रहा है, ठीक? इस इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं? हाई वोल्टेज पैदा कर सकते हैं, ठीक है? याद रहे कि जो गतिशील विद्युत है अपने भारत में जो उत्पन्न किया जाता है वो अधिकतम जितना पैदा किया जा सकता है उसका औकात है। देखिए इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज जनरेट किया जाता है इससे, और कह रहे कितना वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं पता है हम लोगों को? 11,000 वोल्ट। कितना? 11 केवी। कितना? 11 केवी। 11,000 वोल्ट पैदा कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं पैदा करते। और याद रहे आपको कि 11 केवी पैदा करते हैं ना, लेकिन इसको हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन हम लोग तो 11,000 यूज नहीं करते। 11,000 हमारे घर में जाएगा तो टेलीविजन बचेगा, मोबाइल चार्ज होगा जी? नहीं हो पाएगा। उतना बड़ा कैपेसिटी बर्दाश्त करने के लिए आपके पास डिवाइस नहीं है। तो घर में, हर घर में ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, हर आदमी को 1 लाख रुपया फंसाना पड़ेगा, ठीक है? इसका मतलब इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इच्छा के अनुसार। ये बात भी चर्चा करेंगे कौन कौन चीज इच्छा के अनुसार इसमें कर सकते हैं, कौन कौन चीज नहीं कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब है जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के कौन कौन से प्रभाव है। अभी कास्टिंग चल रहा है, अभी हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट नहीं किए। पहले इलेक्ट्रिसिटी काम क्या करता है, कहाँ क्या होता है, किसको बोलते हैं, थोड़ा सा यही जिक्र करते हैं, बाकी कहानी तो आगे चलेंगे। समझ रहे हैं? आइए, विद्युत के प्रभाव, कौन कौन से प्रभाव होते हैं विद्युत के दुनिया में, कौन कौन से प्रभाव विद्युत के हम लोग देखते हैं। विद्युत के कौन कौन से प्रभाव होते हैं? आइए, सबसे पहली बात होता है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव देखें आप लोग, चुंबकीय प्रभाव कहां होता है? जितना भी काम, लगभग 90% काम जो इलेक्ट्रिसिटी में होता है वो चुंबकीय प्रभाव के कारण ही होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिशियन में अगर पढ़ते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी तो वो चुंबकीय प्रभाव के कारण ही पढ़ते हैं। लेकिन सर कैसे बोल रहे हैं आप? भैया जहां चुंबक नहीं होगा वह इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल ही नहीं है। इस बात को याद रखिए, नहीं समझ में आता तो आप सर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए कहीं जाकर, ठीक है? चुंबकीय प्रभाव, जैसे मोटर चलता है चुंबकीय प्रभाव, जनरेटर चलती है चुंबकीय प्रभाव। चुंबक नहीं होगा तो विद्युत पैदा नहीं होगा। अगर मोटर चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी है तो चुंबकीय प्रभाव पैदा करना पड़ेगा। दोनों बात है, यानी जैसे मोटर और जनरेटर जो भी काम करता है वो सब किस पर काम करता है? तो सारे के सारे काम करता है चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर करता है? चुंबकीय प्रभाव पर। ये कहेंगे सर जनरेटर, मोटर, अभी हम जनरेटर मोटर का एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक समय आएगा इसी में समा बांध रहा है आपको।
समा बांधने का मतलब पूरा का पूरा जनरेटर ही सुनना है आपको। तो ऐसा आएगा कि मोटर है तो पूरी कहानी, सबसे ज्यादा तो इलेक्ट्रिशियन में मोटर है ना, मोटा मोटा मोटर, ठीक है। और चुंबकीय प्रभाव के बहुत सारे उदाहरण है। आपके घर में जो अलार्म बजती है, उस कौन सा प्रभाव है? चुंबकीय प्रभाव तो है? है कि नहीं है? चुंबकीय प्रभाव ही है। आइए, चुंबकीय प्रभाव के बाद आता है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट का मतलब रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? बहुत जगह मिलता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे बैटरी चार्ज करते हैं ना हम लोग, तो क्या है? रासायनिक प्रभाव है। विद्युत का प्रभाव, विद्युत की वजह से कौन कौन इफेक्ट उत्पन्न हो सकते हैं? बैटरी चार्जिंग, जिससे बैटरी को चार्ज करते समय विद्युत देते हैं और रासायनिक अभिक्रिया होती है और आपका बैटरी चार्ज होता है। तो विद्युत का कौन सा प्रभाव है? केमिकल इफेक्ट है, ठीक है। ये आपका दो प्रभाव हुआ। इसके बाद आपका होता है कौन सा इफेक्ट? ये देखिए, उष्मीय प्रभाव। इसका भी जीवन में बहुत रोल है। आज चूल्हा, हीटिंग, हेलोजन, हीटर, ये सब क्या है? हीटिंग प्रभाव है। क्या है? हीटिंग प्रभाव आयरन करते हो, है हीटिंग प्रभाव। कंपनी में बड़े बड़े पदार्थ पिघलाए जाते हैं, आपके लिए सामान बनाए जाते हैं, सब हीट करके बनाए जाते हैं ना, हीटर, आयरन, ये सब क्या है? उष्मीय प्रभाव है। और सबसे बात तो ये याद आना चाहिए आपको कि ये तो उष्मीय प्रभाव है, लेकिन एक प्रभाव जिसकी वजह से आप हमको देख पा रहे हैं, आपकी आंखें मुझे देख पा रही हैं, वो कौन सा प्रभाव है बताइए? वो है आपका प्रकाशीय प्रभाव। क्या? प्रकाशीय प्रभाव, लाइटिंग इफेक्ट, है ना। लाइटिंग इफेक्ट, जैसे बल्ब, मरकरी, ये सब के सब क्या है? लाइटिंग प्रभाव है, ठीक। ये प्रभाव जो उत्पन्न होता है वो विद्युत के कारण उत्पन्न होता है। लेकिन बल्ब, मरकरी, लाइट, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। आपको पता होगा कि इल्यूमिनेशन पढ़ना है ना, प्रदीप्ति। ये बल्ब कौन कौन से होते हैं, कैसे रोशनी देते हैं, कैसे फ्यूज हो जाते हैं। मरकरी है तो मरकरी इल्यूमिनेशन में पढ़ना भी है, और साथ ही साथ आपको मरकरी को चेक करना है, खराब है कि सही है। कैसे चेक करेंगे? प्रैक्टिकली भी हम लोग करते हैं, ठीक। ये सब क्या है? विद्युत के प्रभाव है। क्या है? विद्युत के प्रभाव। अब आइए थोड़ा सा, इसके बाद एक होता है एक्सरे प्रभाव। क्या? एक्सरे प्रभाव। एक्सरे प्रभाव की अगर बात करें, एक्सरे प्रभाव क्या होता है? विद्युत का एक डिवाइस होता है, मशीन होता है, आप लोग देखते होंगे, हड्डी उड्डी टूट जाती है या कोई प्रॉब्लम होता है बॉडी में, तो एक्सरे करवाया जाता है। एक्सरे में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसकी स्पीड, हाई स्पीड पर अगर उसे हाई वेलोसिटी पर इलेक्ट्रॉन को गुजारा जाता है, तो वो एक क्या निकालती है? एक किरण निकालती है, एक वेव निकालती है, जिसको बोलते हैं एक्सरे, ठीक है। और एक्सरे इतनी फास्ट चलती है कि मांस से आर पार हो जाता है, लेकिन वो हड्डी से आर पार नहीं होगा। तो हड्डी का जो फिगर है वो किस पर बनता है? उसके प्लेट होते हैं उस पर बन जाता है। कहाँ टूटा है? अगर क्रैक होगा तो हवा निकल जाएगा उससे, तो टूटा हुआ क्रैक आपको दिखाई देगा। ये है एक्सरे प्रभाव। एक्सरे प्रभाव हॉस्पिटल में हम लोग यूज करते हैं ना, टूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए। ये एक्सरे प्रभाव है, ये विद्युत के प्रभाव है। अब ये तो हुआ विद्युत के प्रभाव। क्या? विद्युत के प्रभाव कितने प्रकार के? 5 प्रकार के आसपास में देखे हम, ठीक। ये देख लिए। अब विद्युत के प्रभाव तो समझ गए, लेकिन विद्युत की बात हम लोग जब करते हैं तो क्या आपको पता है कि विद्युत पहले मिलेगा तब ना? तो विद्युत कहां से आती है? शुरुआत में हम चर्चा किए, दुनिया में कोई भी पदार्थ होता है तो उस पदार्थ में कितने चीज होते हैं? पी ई एन का एग्जाम, पेन का एग्जाम दिए थे हम, बोले तो उसमें होता है प्रोटॉन और होता है इलेक्ट्रॉन
और होता है न्यूट्रॉन। उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होगा वो कहाँ से मिलेगा? पूरे इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी का दूल्हा होता है इलेक्ट्रॉन। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता है तब तक इलेक्ट्रिसिटी आपकी स्टार्ट कैसी होगी? हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? जैसे आजकल शादी का बड़ा सिस्टम चल रहा लगा, शादी में बहुत भीड़ है उससे मतलब नहीं है, लेकिन दूल्हा नहीं है तब तक आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, है ना? यही होता है ना, दूल्हा जी आ जाएंगे तो फिर आपको ठंडा पानी, नाश्ता, कॉफी पे कॉफी पिलाया जा रहा है, तब आपका रिस्पेक्ट हो रहा है, तो आप बैठे रहिएगा टुकुर टुकुर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जिम्मेवार ठहराते हैं वो इलेक्ट्रॉन पर, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर करते हैं। लिखिएगा जरूर, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना? तो फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? किसी पदार्थ में होता है। तो किसी पदार्थ में कहाँ है, तो इसी की खोज करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन की खोज, इसी को तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोलते हैं। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब इसके बाद इसको क्लीन करते हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये जो विद्युत है, तो शुरुआत हम लोग कहाँ करेंगे? दुनिया में पदार्थ होता है, उसी पदार्थ में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन, हमने बोला ये पेन है, इसी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहीं ना कहीं छुपा है। लेकिन आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता, नहीं, केवल पेन दिखता है काला काला। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? किसने पता लगाया? इलेक्ट्रॉन का क्या लक्षण है? पूरा पूरा कहानी चलता है इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा पूरा जानकारी आपको हासिल करना है, हिस्ट्री जानना है उसका। आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन जानने से पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? मेटर में। मेटर मतलब द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ, पानी वाला द्रव्य नहीं, वो द्रव्य होता है, ये द्रव्य है, मेटर है। तो थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि द्रव्य क्या होता है, मेटर क्या होता है। मेटर द्रव्य यानी पदार्थ क्या होता है? पदार्थ हम लोग डिफिनेशन में क्या कहते हैं कि पदार्थ जो स्थान घेरता हो, जिसमें वजन हो, जिसको आप छू सकते हो या उसका अनुभव कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। सिंपल सी भाषा है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फॉर्मेलिटी है, इतनी चीजें हम यहाँ देखने के लिए नहीं आ रहे, लेकिन परिभाषा नहीं, सिर्फ समझिए। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं पता है? पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? कई लोगों के मन में ख्याल आएगा पदार्थ जो है वो 3 प्रकार के हैं। कई लोगों के मन में ख्याल आता है कि पदार्थ 4 प्रकार के हैं। कई लोगों के मन में ख्याल आता है कि पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। कई लोगों के मन में अब ख्याल आएगा कुछ दिन में कि 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन 5 प्रकार के सभी लोगों के मन में याद रहता है। हम कहते भाई 5 प्रकार का जरूरत नहीं है, हमको इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है तो 5 प्रकार का जरूरत नहीं है, 3 प्रकार की जरूरत है। क्योंकि 10वीं पढ़ के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं ना। सुनिए, सॉलिड, लिक्विड यानी द्रव, गैस यानी ठोस। कई लोगों के मन में ख्याल है, अभी कई लोगों ने बोल भी दिए कि सर 5 प्रकार के होते हैं, तो उसके मन में आएगा कि चौथा प्रकार होता है प्लाज्मा। सर जानते हैं कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था, उसको होता है बॉस आइंस्टीन अवस्था। लेकिन बंधुओं, इसको आप अपने कॉपी में पर्सनल जानकारी के लिए रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बॉस आइंस्टीन अवस्था, ठीक है, ठोस, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन। इसके ज्यादा हम लोग आगे नहीं जाएंगे, हमारा दायरा यहीं तक रहेगा, आगे जाने की जरूरत नहीं। तो ये ठोस सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ठीक है। आइए इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें। थोड़ा सा सॉलिड क्या होता है? वह पदार्थ जिसमें क्या हो, आयतन हो, और आयतन निश्चित हो, और आकार भी निश्चित हो। यानी जब आयतन निश्चित है तो आकार भी निश्चित होगा। आकार का मतलब जो
जैसे मान लीजिए ठोस है, पेन है, तो अभी ये लंबा है, रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, गोल हो जाएगा, नहीं ना। इसकी आकृति ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। आकृति, साइज, शेप जो होगा, आकार निश्चित, आकार निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो, वॉल्यूम, आयतन निश्चित, आयतन निश्चित हो। इसके बाद ये आती है लिक्विड, द्रव। द्रव में क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। आकार का मतलब पानी लो, लोटा में दीजिए, गिलास में दीजिए, प्लेट में दीजिए, बाल्टी में दीजिए, जिसमें डालेंगे उसी के जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें डालो उसी के जैसा, है ना। समझ रहे मेरी बात, जिसमें मिला दो उसी के जैसा। मतलब हम रंग की बात नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे हैं आयतन की बात। तो ये आकार जो है इसका क्या होता है, अनिश्चित होता है, दल बदलू है आकार अनिश्चित। और आयतन निश्चित होगा। आयतन निश्चित का मतलब जितना पानी, मान लीजिए आधा लीटर पानी को चाहे आप गिलास में रखिए तो आधा लीटर गिलास में जाएगा, कटोरी बाटी लोटा में जिसमें रखना है रखिए, आधा लीटर पानी 400 ग्राम नहीं हो जाएगा, आधा लीटर पानी 1 लीटर नहीं हो जाएगा, आधा लीटर ही रहेगा। मतलब आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, देखो बाबू, अब हम लोग बच्चे की तरह नहीं रखना, ये हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि ये चीजें थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग खोज रहे हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, किसको खोज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए ये गैस, गैस की बात करें तो इसका तो कुछ भी निश्चित नहीं होता। गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता है। गुब्बारा में डाल दो तो गुब्बारे के आयतन हो जाएगा। गुब्बारा में इतना बड़ा एरिया में रहता है, उसी को अगर सिलेंडर में भर दो, देखते हैं कि बाहर में बहुत बड़ा हो जाता है, और सिलेंडर में टाइट करके भर दो एकदम कूच के, छोटा हो जाएगा। जितना बड़ा उसी गैस को बड़ा गुब्बारा में दो, ज्यादा साइज का हो जाएगा। इसका मतलब वो होता है आयतन। आयतन बदलते रहता है। आकार की बात करो, गुब्बारा में डालो गुब्बारा के जैसा, सिलेंडर में डालो सिलेंडर के जैसा। आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित। आकार और आयतन दोनों क्या होगा, अनिश्चित होगा। अनिश्चित, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होगा। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होगा। ये थोड़ा सा मेंशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन मिला इसके परिभाषा में, नहीं मिला ना, नहीं मिला। तो इस बड़े बड़े लोगों ने कहा इलेक्ट्रॉन खोजना, तो पदार्थ में, पदार्थ के प्रकार देखे ठोस द्रव गैस, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, दर्शन नहीं पाए, तो अब इसका क्या, पदार्थ का क्या किया, विभाजन किया गया, पदार्थ का विखंडन। पदार्थ का जब विखंडन किया गया तो सबसे पहले पदार्थ को ब्रेक किया गया, तोड़ा गया। पदार्थ को तोड़ने के बाद छोटे छोटे टुकड़े करके देखे कि उसके अंदर है कुछ, तो पदार्थ को तोड़ने के बाद क्या बनाए, अणु बनाए। क्या, अणु, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, इसको मिटा देते हैं। अब आप लिख लीजिएगा, अणु, 8 मॉलिक्यूल्स। क्या होता है मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसमें पदार्थ का गुण मौजूद हो। पदार्थ को इतना तोड़ा गया कि पदार्थ का गुण मौजूद है। जैसे लकड़ी का काटते हैं ना, तो बुरादा मिलता है, तो देखने के बाद पता चले लकड़ी का बुरादा है, मतलब पदार्थ का गुण मौजूद हो, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता हो। जब पदार्थ का गुण मौजूद है तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मतलब अणु।
पदार्थ को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े किए गए जिसमें मैटर का सभी गुण, मैटर मतलब द्रव्य का सभी गुण रहेगा, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, यानी अणु बोलेंगे। वहां भी पदार्थ अणु ये नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं मिला ना। अब अणु का भी विखंडन किया गया, इसको भी तोड़ के विभाजन किया गया, किसका, मॉलिक्यूल्स का। तोड़ने में तो लोग माहिर था, जब तोड़ा गया तो क्या बना, परमाणु, एटम मिला अणु के विखंडन के बाद। तो इसका परिभाषा हम लोग क्या देते हैं, हम लोग कहते हैं जैसा शुरुआत से लिखा जा रहा है इसीलिए हम लोग बोलते हैं, बाकी सब आज का रिकॉर्ड कुछ है, कल का रिकॉर्ड कुछ हो जाए। जैसे क्रिकेट में कोई लोग दोहरी अर्धशतक मार देते हैं, कोई लोग आता है तो 3 अर्धशतक मार देता है, तो क्या होता है, हर रिकॉर्ड टूट जाता है, हर बार लिखना पड़ता है। लेकिन यहां पर जो शुरुआत से किया गया उस सबको लिखा जा रहा है, बात सही भी है। जब इलेक्ट्रॉन खोजना है, अणु में नहीं मिला, तो उसको तोड़कर देखा कि अब इसके अंदर तो है, तो परमाणु बनाए। और परमाणु का परिभाषा क्या दिया जाता है कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण, जिसे हमने आंखों से तो नहीं देख सकते, सबसे सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन इतना तोड़ दिया गया कि पदार्थ का गुण है मौजूद ही नहीं रहता है। इतना तोड़ा कि पहचान में नहीं आ रहा कि बाप किस कौन है उसका, मतलब वैसा पदार्थ। तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण बोला गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी घर में पहली पहली बार बेटा होता है तो बेटा साल भर के लिए इकलौता कहलाता है, फिर बेटी हुआ, फिर भी बेटा इकलौता कहलाता है। तो बेटा इकलौता बेटा है अभी। अगर एक बात बताइए, जब वही बेटा घर में एक और बेटा आ जाता है, तो जो बेटा इकलौता कह रहा था, क्या बेटा इकलौता रहता है? तो जिस समय का डिफिनेशन है उसी समय का याद करते हैं हम लोग। अणु का सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन पदार्थ का गुण मौजूद नहीं रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वह सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। नहीं मिला ना, तब साइंटिस्टों ने, बुद्धिजीवियों ने एटम को भी तोड़ा, और एटम को तोड़ा तो उसमें मिल गए क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए सबसे पहले हिम्मत कौन जुटाई जानते हैं, ये कौन है, पता है कौन है, ये जे थॉमसन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। जे थॉमसन जब एटम को तोड़े तो क्या मिला, इलेक्ट्रॉन। उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। क्या होता है, ऋण आवेश। अब एक बात बताइए आप लोग, इलेक्ट्रॉन की खोज जब हुई तो 1897 ईस्वी में हुई, ये बात सब लिखेंगे हम लोग, अभी सिर्फ देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को जो खोज किया गया तो उसके बाद गोल्डस्टीन साहब को पता चला कि थॉमसन साहब ने एकदम पूरा कमाल कर दिए। क्या खोजे, इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन के आजू बाजू में रहते थे गोल्डस्टीन, उन्होंने भी एटम पर चर्चा करने लगा, एटम में रिसर्च करने लगे। बोला ये खोज रहे हैं ना, तो हम कुछ खोज के दिखाते हैं, इसमें कुछ हमको भी मिलता है या नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद क्या मिला, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने किए थे, गोल्डस्टीन ने। और गोल्डस्टीन खोजे, लेकिन बेचारा पता नहीं मर गए कि क्या, इतिहास हमको नहीं पता है, लेकिन नामांकन नहीं कर पाए कि ये प्रोटॉन ही है। तो तब गोल्डस्टीन साहब खोज लिए और लाइब्रेरी में रखा होगा प्रयोगशाला में। तो उसी के बाद कौन, रदरफोर्ड साहब को पता चला कि गोल्डस्टीन साहब कुछ करके गए हैं।
बोला देख लेते हैं क्या करके गए। तो कुछ साल बाद, कितना साल है, 7-10 साल के आसपास, उस पर चर्चा की कौन, रदरफोर्ड साहब। और देखिए कितना चालाक है। कई लोग दुनिया में होते हैं, बहुत सारे तरह लोग होते हैं। एक होता है खुद करने वाला, एक होता है दूसरे के किया कराए पे पॉलिश लगा देगा, क्या सब हम किए हैं। कुछ लोग ऐसा होता है करके भी नहीं बोलते, क्रेडिट नहीं लेना चाहते अपने आप को, वो खुश रहते हैं। तो रदरफोर्ड सब इतना क्रेडिट लेने वाले व्यक्ति, देखिए करते कोई है, बहुत लोग फोटो खिंचा के अपना नाम करते हैं। आज का राजनीतिक में ये होता है ना। चलिए, तो गोल्डस्टीन साहब खोज के थे किसका, प्रोटॉन का। और प्रोटॉन की खोज के बाद रदरफोर्ड साहब, इसका नाम है इंटरेस्ट रदरफोर्ड, तो इसीलिए इसका फोटो हम आपको दिखाते हैं। गोल्डस्टीन साहब तो खोज कर दिए। तो सभी लोग के खोज करने के बाद ये चामुंडाबाज को भी ख्याल आया कि देखते कुछ बचा हुआ है एटम में कि नहीं बचा हुआ है, कुछ बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है। तो खोजने के बाद, तो प्रोटॉन पे होता है क्या, धन आवेश। और इन दोनों को खोजने के बाद इन्होंने कह दिया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। तब जेम्स चैडविक, ये जेम्स चैडविक, अंतिम में कुछ मिला नहीं मिला, इसको मिला न्यूट्रॉन। सब चीज तो निकाल लिया था, अब भारी वाला छोड़ दिया था। सबसे पहले जो खोजा उसको थोड़ा कम मेहनत लगा, जैसे नौकरी पहले जो लोग ले रहे थे उसको आसान था, बीच वाले लोग को थोड़ा सा हल्का सा भारी रहा। लेकिन आजकल क्या होता है, टफ होते जा रहा है अंतिम में। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे, न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक। ठीक है, कई लोग एक ट्रिक रटते हैं, ईट पर नाच, ईट इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, टी से थॉमसन, अब पर प्रोटॉन पर रदरफोर्ड। भाई मेरे रदरफोर्ड खोजे नहीं थे, कंफ्यूज हो जाओगे, ये ट्रिक सब चल जाएगा एबीसीडी में, ठीक है ना। तो ये सब ट्रिक फ्रिक नहीं लग चलिए। रदरफोर्ड नाम करता थे, करता कोई और थे, धरता कोई और है। आइए ना, चलते हैं इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे इस पर, लेकिन मेन कहानी ये जो पूछा जाएगा, पूछा जाता है इसीलिए चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये सब आपको लिखवाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात, जब इलेक्ट्रॉन मिला तो सबसे पहले बात ये अपना पूरे बारात का दूल्हा इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में पूरी जानकारी रखना है। देखिए बहुत कुछ पढ़ने से आपको सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा बहुत कुछ छोड़ने से। बहुत चीज छोड़ने का मतलब बेवजह, कई लोग कहेंगे कैसे हुआ क्या हुआ, अरे भाई मेरे, आप जिस ट्रेड में हैं, जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, वहां उतना अनर्थ नहीं होता है। ठीक है, समय को बर्बाद नहीं करना, रिसर्च करना है तो आईटीआई के बदले में आईआईटी करते हैं, आईटीआई भी तो किए नहीं सही से, है ना। तो आइए अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज होता है, आवेश होता है। आवेश को मापते हैं किसमें, कूलम्ब में, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19, 1.602 इंटू 10⁻19 यानी 19। और उसी की वेट की बात करें, वेट यानी द्रव्यमान की बात करें, वो होता है 9.107 × 10⁻31। पावर भी अगर आप याद रखिएगा ये माइनस में होता है ये, और याद रखिए कौन सा, माइनस में चार्ज। ये पावर वाला माइनस को नहीं लेना है, पावर एक वैल्यू है। जैसे आप लिखेंगे क्या, जैसे आप यहां लिख लीजिए कि 10⁻3 -3 कह सकते हो। 10⁻−3 का होता है कि 1 का 1000वां भाग। अब तो माइनस नहीं है ना, तो इस माइनस का मतलब इसको माइनस नहीं समझिएगा, माइनस मतलब इसके पहले जो वैल्यू के पहले लगा वो होगा माइनस, समझ रहे हैं। इसके बाद रेडियस की बात करें, त्रिज्या 1.9 इंटू 10⁻⁻15। कभी कभी डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि त्रिज्या 10⁻⁻15, इतना ही लिख दिया जाता है। तो पावर भी याद रखना है, पावर सबसे खेला वाला बात है, पावर मिस कर जाएंगे। आजकल पावर के लिए लोग तो मरता है भाई, नहीं। इलेक्ट्रॉन की खोज, यहाँ पर जो वेट लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ एएमयू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि एएमयू का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन पूछा गया एएमयू का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। जो एटम है
उसके मास का यूनिट को हम लोग बोलते हैं एएमयू। मापने के लिए एएमयू, अलग अलग प्रकार के यूनिट होते हैं, लेकिन यहाँ बोलते हैं एएमयू। तो मापते समय हम लोग केवल, जैसे केजी में लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है उसका यूनिट केजी में। ठीक, अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम लोग ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, लिखना, हाँ, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन क्या कर रहा है, इस पे आवेश जो है सेम होता है, लेकिन ये प्लस में होता है। ठीक है, और प्रोटॉन का जो वेट है वो 1.6729, इतना नहीं याद रखना, 1.67 याद रखना, 10⁻⁻27 केजी। बाबू देखो, ये जो वेट है, ये जो वेट है, इसमें सबसे हल्का वेट किसका, ये देखिए 10⁻31, ये 10⁻27, इसमें से कौन हल्का है, ये ज्यादा है और ये कम है। बोले सर कैसे, जैसे आपके पास, जैसे सब लोग हैं, दो लोग हैं, एक लोग के पास 5,000 रुपया खर्चा है, एक लोगों के पास 3,000 खर्चा है। धनी व्यक्ति कौन है, जिस पर मात्र 3,000 कर्जा है। कर्जा मतलब दोनों का कर्जा है, लेकिन धनी है कि उसको 5,000 कमाएगा, ये भी 5,000 कमाएगा, तो 5,000 दे देगा किसी को, ये 3,000 देगा, तो आपके 2,000 का मालिक बनेगा वो, है समझ। यहाँ पर यह भी याद रखता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में ऑप्शन में दिया जाता है इनमें से सबसे भारी कौन होता है, तो उसमें होता है इलेक्ट्रॉन, सबसे हल्का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे हल्का की अगर होगा, यहाँ लिखिएगा, सबसे हल्का होता है कौन, आपका इलेक्ट्रॉन, और सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका कुछ नहीं लिखे, इसके बारे में ज्यादा कुछ लिखता ही नहीं है, एक चीज खाली लिखता है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो सबसे क्या होता है, भारी होता है, याद रखिए सबसे भारी क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और याद रखिए ये कितना, इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है, 1839 गुना, 1839 गुना। ठीक है, कभी कभी 1840, 1837 लिखा जाता है, याद रखिएगा आसपास होगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन से 1839 गुना वजन होता है किसका, न्यूट्रॉन का। तो इन तीनों में सबसे भारी कौन होगा, न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत है कोई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, समझ में आ रहा है, चलिए आगे, समझे, चलते हैं।